अगर स्ट्रेटोस्फियर एक पतली वायुमंडल है तो उपकरण कैसे चलेगा? क्या पंखे भी उतने ही प्रभावी होंगे या जेट इंजन की ज़रूरत पड़ेगी? प्लाज्मा हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और बहुत बड़े पंखे भी बनाए जा सकते हैं। जेट इंजन नहीं। बस 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर विभिन्न वायुमंडल की घनत्व के लिए पंखे के कदम का और पंख की चौड़ाई का एक आदर्श आकार होता है। वायुमंडल बेशक पतला है, लेकिन चूंकि यह अपनी घनत्व के कारण आवरण को थामे हुए है, हम इससे धक्का देने की भी क्षमता रखते हैं। बेशक वहाँ प्रोपेलर का व्यास संभवतः 10 मीटर या उससे भी अधिक होगा और यह एक अलग तकनीकी चुनौती है। उन्हें वहाँ कैसे पहुँचाया जाए, कैसे सुनिश्चित किया जाए कि वे अपने काम के दौरान वहाँ किसी चीज़ को नुकसान न पहुँचाएं। लेकिन यह सब संभव है। वायुगतिकीय प्रोपेलर इस ऊंचाई पर काम करते हैं। हाँ, सब कुछ गणना की जाती है, उनकी दक्षता संतोषजनक है। यह बस एक अलग पंख है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गैस टरबाइन इंजन जो 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रभावी होते हैं, लेकिन 12 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर कम प्रभावी होते हैं। यह वही मिग-21 है। आप एक सार्वभौमिक उपकरण नहीं बना सकते। इसकी अपनी एक परिभ्रमण ऊंचाई होती है जिस पर यह सर्वाधिक प्रभावी होती है। मुझे लगता है कोई भी सार्वभौमिक दवा नहीं है। एक समस्या है और आप इसे कुछ तरीकों का उपयोग करके हल करते हैं जो विशेष रूप से इन समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त हैं। क्या इतना ऊंचा उठना सही है? शायद 10 किलोमीटर का एक रस्सा काफ़ी होगा, उसे बांधकर लटका दो। लेकिन हमने बात की 10 किलोमीटर तो चुनौती है, जबकि 2 से 3 किलोमीटर तो आजकल संभव है। 10 खैर, और भविष्यवाणी का सवाल, सब कुछ जो 15 से 18 किमी तक की ऊंचाई पर है, एक नियम के रूप में वहाँ कई परजीवी परिसंचरण बनते हैं। यदि आप समताप मंडल में विभिन्न वायु पैटर्न को देखें तो आप यह देख सकते हैं, वहाँ गंभीर महाद्वीपीय प्रभाव हैं। हवा के लिए बाधा यहाँ गर्म हो जाती है और तस्वीर जटिल है। हवा की भविष्यवाणी के दृष्टिकोण से बेशक बड़ी ऊंचाई की ज़रूरत होती है। ऐसी खूबसूरत सर्कुलेशन पूरी दुनिया में 18 से 20 किलोमीटर से शुरू होती हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में हाइड्रोजन लॉन्च करना सुविधाजनक है। ऑक्सीजन की कमी है, हाइड्रोजन आसानी से भरा जा सकता है, या यह भ्रांति हो सकती है? उनकी तरलता लगभग समान है। जहाँ तक उपयोग की उपयुक्तता की बात है, बेशक बड़े उपकरणों में हाइड्रोजन का उपयोग अक्सर भी किया जाता है। नियम है, काम का तरीका है, यह हाइड्रोजन के साथ है, क्योंकि यह हमारे लिए एक ज्वलनशील गैस है, हीलियम के विपरीत। यह संभव है। ऐसे उपकरणों का श्रृंखला बड़े पैमाने पर उपयोग हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। बस आर्थिक प्रभावशीलता के कारण हाइड्रोजन को आसानी से निकाला जा सकता है। हीलियम का उपयोग निश्चित रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है। हम हीलियम का उपयोग परीक्षण लॉन्च में केवल सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए करते हैं, क्योंकि यह एक नया उपकरण है और लोग ये इंजीनियर हैं जो कुछ नया सीख रहे हैं, न कि पेशेवर ऑपरेटर। इसलिए किसी भी आपात स्थिति के जोखिमों को कम करने के लिए हीलियम का उपयोग करना उचित है। बाद में बेशक स्ट्रेटोस्फीयर हाइड्रोजन। नमस्ते। जो तकनीकें ज़ेपेलिन के डिज़ाइन और निर्माण में इस्तेमाल की जाएंगी वो तो हैं, यह स्पष्ट है। और पेटेंट सुरक्षा का क्या? क्या हमारे ज़ेपेलिन के लिए इस तरफ कोई थोड़ी सुरक्षा भी है? हम इस परियोजना के अंतर्गत खासकर अपने देश के साथ साथ यूरोपीय, अमेरिकी और एशियाई क्षेत्रों में पेटेंट कानून की रणनीति विकसित कर रहे हैं। क्षेत्रों को बांटा गया है, लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ, मैं यह नहीं कह रहा कि अभी, बल्कि कुल मिलाकर हमारी टीम का अनुभव, ज्ञान, क्षमता और इस ज़ेपेलिन को बनाने की खुद की क्षमता से सुरक्षित है।
अगर कोई और कहीं इसे किसी तरह बनाएगा और हमारे कुछ विचारों को देखेगा, तो मैं मानता हूँ कि यह वायु परिवहन के विकास में केवल एक प्लस होगा। लेकिन एक दूसरी तरफ भी है जिसके बारे में हम भी सोचते हैं। यह कोई बेईमान व्यक्ति इस प्रोजेक्ट के खिलाफ इस तंत्र का इस्तेमाल कर सकता है, यानी पेटेंट कानून का वह कुछ चीज़ें पहले से पेटेंट करा सकता है और फिर कंपनी को आतंकित कर सकता है। इस दृष्टिकोण से सुरक्षा ज़रूरी है और फिर भी उन मुख्य नोड्स और समाधानों को पेटेंट कराना चाहिए जिनके आधार पर ऐसा परिदृश्य हो सकता है। मुझे इलॉन मस्क की नीति पसंद है, जिन्होंने टेस्ला और रॉकेट्स के पेटेंट्स खोल दिए। इस्तेमाल करो, कोई इसे दोबारा कर सके तो मैं खुश रहूँगा। लेकिन सुरक्षा हर तरफ होनी चाहिए। हम इस दिशा में एक रणनीति विकसित कर रहे हैं। एक उच्च स्तर का विशेषज्ञ है, हम उसके साथ परामर्श कर रहे हैं और हम सुरक्षा के लिए कदम उठाएंगे।